नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि महाराष्ट्र में जो 29 नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं, उनके एग्जिट पोल में क्या रुझान आते हैं, किस दिशा में ये जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दिलचस्पी इस वजह से भी लोगों की बढ़ी हुई है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों की जो जैसी उम्मीदें थी उसके अनुरूप नतीजे नहीं आए थे। 48 में से 31 सीटें कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव सेना ने जीत ली थी। एक झटका लगा था बीजेपी गठबंधन को महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बाद फिर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और उसके बाद में बिहार, 6 राज्यों में चुनाव हुए और उनके नतीजे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के अनुकूल रहे, बहुत अच्छे नतीजे रहे। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए इससे पहले, उसमें 288 में से इनको 220 से ज्यादा सीटें मिली बीजेपी गठबंधन को, और लगभग वैसा ही हाल हुआ कांग्रेस के नेतृत्व वाले एनसीपी और उद्धव सेना के गठबंधन का, जैसा विधानसभा चुनाव में हुआ था। तो अब नगर निगम पर चूंकि बहुत लंबे समय तक शिवसेना का कब्जा था और यह माना जाता है कि मुंबई नगर निगम बीएमसी का जो बजट है वो एशिया में सर्वाधिक 70,000 करोड़ का है। भारत के भी 5-6 राज्य ऐसे हैं जिनका सालाना बजट 70,000 करोड़ का नहीं है, अभी भी नहीं है। अकेले बीएमसी का ही बजट 70,000 करोड़, और भाजपा का मेयर कभी नहीं बना मुंबई में। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते रहे और एक चुनाव में 2017 में तो 82 सीटें बीजेपी की थी, 84 शिवसेना की थी, या 84 बीजेपी की थी, 82 शिवसेना की थी। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कोई बात नहीं, मेयर शिवसेना का ही बनने देते हैं, तो बड़ा दिल दिखाया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो चोट मारी 2019 के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद, निरंतरता में देवेंद्र फडणवीस के लिए ही जनादेश था कि वो मुख्यमंत्री रहें, लेकिन इन्होंने घात किया और एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए और मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद जो घटनाक्रम है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। शिवसेना टूट गई, इनका सिंबल भी चला गया, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, इन्हीं के सहयोगी। फिर अजीत पवार ने भी अपने चाचा से बगावत कर दी, और अब ये नगर निगम के चुनाव, 29 नगर निगमों के चुनाव थे, लेकिन सबकी निगाहें बीएमसी पर। लेकिन जो अभी पोल आए हैं उनका कहना यह है कि 29 में से 22 नगर निगमों में भगवा फहराने के आसार बन रहे हैं। यानी 29 में से 22 नगर निगमों के मेयर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के बनने वाले हैं। बाकी में एक चिंचवड़ है, पिंपरी चिंचवड़, वहां पर शायद एनसीपी का बन जाए। पुणे में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है फिर से। तो ये अभी वहां से रिजल्ट नहीं है, खाली एग्जिट पोल के रुझान हैं। तो मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ क्या है। और उद्धव को अगर मुंबई की जनता ने भी, मुंबई के मराठा मानुस ने भी उठा करके बीएमसी से बाहर खिसका दिया है, मैं फेंकने का नाम तो नहीं लूंगा, अगर बाहर खिसका दिया है
तो अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? ठाकरे बंधु दोनों साथ आए थे ये सोच करके कि शायद मराठा मानुस का ये कार्ड चल जाए, पर इन्होंने तो बाल ठाकरे का नाम ही डुबो दिया एक तरीके से। तो दोनों भाइयों को साथ आने के बाद भी अगर मुंबई की जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो इसके बड़े मतलब होते हैं। तो सीधे जुड़ लेते हैं, बाबा रामदास जी जुड़ रहे हैं और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम बाबा जी। और वीरेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। बाबा जी बाबा जी आप तो अभी पुणे में थे, चिंचवड़ में भी होकर के आए हैं, वहां आपसे बात भी हो रही थी, आपने कुछ माहौल बताया भी था, लेकिन आज जो एग्जिट पोल आए हैं वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव से एक बयार बहनी शुरू हुई थी वो नगर निगम के चुनाव तक भी यथावत जारी है। तो ये हो क्या रहा है और क्या ये मान लें कि बाकी सबके प्रति अविश्वास जारी है और देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है? सर अभी आपने जो चिंचवड़ पे जो कहा ना कि चिंचवड़ में हो सकता है बन जाए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चिंचवड़, पिंपरी चिंचवड़ किसी जमाने में एनसीपी शरद पवार का गढ़ होता था, पर सर दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो। उसको 8 साल बीत चुके हैं। 8 साल में 8 साल में महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह 360 डिग्री पलट चुकी है। अब वो दिन नहीं रहे और कांग्रेस का, शिवसेना का और शरद पवार का सूर्यास्त हो चुका है। हाँ, असल में सर जो पिंपरी चिंचवड़ और ये वाला जो सतारा सांगली वाला जो बेल्ट है ना, ये मराठा राजनीति का गढ़ रहा है। उसमें मराठा, जो आमतौर पे लोग ये मान लेते हैं कि मराठा माने महाराष्ट्र का क्षत्रिय समाज, नहीं। इनफैक्ट जो योद्धा थे सब मराठा खुद को कहने लग गए, वो चाहे किसी कास्ट का हो। यदि उसने शिवाजी की सेना में शिवाजी के साथ, मराठों के साथ युद्ध लड़े हैं तो वो मराठा है। सर वो पूरी की पूरी बेल्ट वॉरियर्स की बेल्ट रही है और क्षत्रिय समाज खास तौर पे, मैंने शायद कल भी आपके साथ जिक्र किया था या नहीं सर, वहां पे एक म्युनिसिपल एरिया है पिंपले सौदागर। सर वहां पे 8 कैंडिडेट खड़े थे दोनों पार्टियों के, 8 मराठे, जिसमें 7 काटे 1 भिसे, अन्य किसी वर्ग के लिए कोई स्थान ही नहीं था। यह है मराठा राजनीति का प्रभुत्व वहां। परंतु सर 170 सोसाइटीज हैं पिंपले सौदागर में, जो कि टोटल आईटी का हब है, और वो पूरा का पूरा समाज भाजपा का वोटर है, पूरा। जो मराठास हैं उसमें भी भाजपा ने 50% से ज्यादा में सेंध लगाई है। इस वक्त वहां का जो एमएलए है वो बहुत तगड़ा कट्टर हिंदूवादी भाजपाई है। इसलिए सर पिंपरी चिंचवड़ में भी इस बार तख्ता पलट होगा। बाकी मुंबई की चर्चा अब तो हम आगे करेंगे। पुणे तो शुरू से भाजपा का गढ़ रहा ही है। तो पिंपरी चिंचवड़ जैसे शरद पवार के गढ़ भी इस बार ढह सकते हैं। और एक चीज और बता दूं सर, अगर पिंपरी चिंचवड़ ढह गया तो समझ लीजिएगा महाराष्ट्र में शरद पवार के लिए तो जल प्रलय होगी। बिल्कुल सही है, नहीं बचेगी जी। वैसे तो दोनों चाचा भतीजे साथ में आए ही इसलिए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि मामला गड़बड़ है, और कुछ ये भी कहते हैं कि पर्दे के पीछे से काफी संभावना तलाशी जा रही है शरद पवार के द्वारा, उनकी बेटी के द्वारा, कि किसी तरीके से केंद्र में अगर मंत्री पद मिल जाए सुप्रिया सुले को
तो फिर नक्की किया जाए इस मामले को। लेकिन वापस चलते हैं मुंबई में। वीरेन जी, क्या माना जाए, एक जलवा हुआ करता था मातोश्री का, बाल ठाकरे का, सब मिट्टी में मिला दिया। देखिए, वोट काउंटिंग तो कल होगी, लेकिन एक बात तो मान ही लीजिए कि ठाकरे अब बंबई का राजा नहीं रहा। ठाकरे इज नो लॉन्गर द किंग ऑफ बॉम्बे और मुंबई। और दूसरी बात यह है कि अभी तो 2026 का ये पहला चुनाव है, तो ये इंडी अलायंस के लिए बहुत बुरा, बहुत ही अपशकुन संदेश लेकर के आया है। अभी चुनाव है अप्रैल में बंगाल में, फिर है तमिलनाडु में, फिर है केरल में, उसके बाद है आसाम में। तमिलनाडु में डीएमके की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। केरल में एलडीएफ, जो कांग्रेस लेड जो यूडीएफ है, उसको उम्मीद थी कि वो सत्ता में अब की बार लौटेगा। बीजेपी ने केरल की राजनीति का चक्र बदल दिया है। वहां हर 5 साल में सत्ता बदलती थी, कभी एलडीएफ कभी यूडीएफ, लेकिन वहां यूडीएफ लगातार दूसरी बार सत्ता में आ गया था 2021 में, क्योंकि बीजेपी ने वहां पे तीसरा मोर्चा बना लिया है। अब बीजेपी वहां पे 20% वोट शेयर पे पहुंच को क्रॉस कर गई है, और केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम में उसका मेयर है। आसाम में वो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो महाराष्ट्र का जो श्री गणेश हुआ है वर्ष 2026 का, इट्स ए वेरी बैड बिगिनिंग फॉर द इंडिया अलायंस एंड कांग्रेस। और जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पे संगठन के आधार पर जो अपनी ताकत बढ़ाई है, जो और मैं तो कहूंगा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक नया वोट बैंक क्रिएट किया है, एक नया जनाधार क्रिएट किया है। एक दे हैव क्रिएटेड ए न्यू क्लास ऑफ वोटर्स, जिनको समझाया है कि भाई आइए, राष्ट्र के मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर, जनता के विकास के मुद्दे पर हमको एक होना चाहिए। और ये बहुत हो चुका मराठा और गैर मराठा। अभी अभी जो महाराष्ट्र जो पहला चक्र चुनाव का हुआ था नगर निकायों का, जब हमने उसके बारे में बातें की थी, तब एक वो जो जरांग पाटिल का नाम आया था, जो कांग्रेस के इशारे पर या शरद पवार के इशारे पर, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के इशारे पर आरक्षण का आंदोलन करता था। उसके ही नगर पालिका से बीजेपी की महिला अध्यक्ष जो है वहां निर्वाचित हो चुकी है। तो जरांग पाटिल जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो एक जहर फैलाने का काम कर रहा था कई साल से, और महाराष्ट्र की राजनीति को बिखेरने का काम कर रहा था, वो भी निपट गया। और ये उद्धव ठाकरे भी निपट गए। और एक बात अब और जो आज देखने को मिली कि कल जो है चुनाव पर मतदाताओं की गणना, कल जो है वोट काउंटिंग होगी, गणना होगी वोटों की। और आज ही से उद्धव ठाकरे ने बहाना बनाना शुरू कर दिया है कि जो इंक लगाई जा रही है उंगली पर मतदाताओं की, वो इंक मिट जा रही है। बाद में देवेंद्र फडणवीस ने और एकनाथ शिंदे ने इसको लेकर के जो है इस पर कहा कि हमारे ऐसी ये आरोप निराधार है, और ये इंक पिछले 20 साल से लगातार इस्तेमाल हो रही है। राज्य चुनाव आयोग ने भी इस पे क्लैरिफाई किया कि ये जो है ये आरोप निराधार है और ये इनका मामला नहीं है। एक बात अब और सामने आई है, और ये बात जो है सारी पार्टियों के लिए एक सबक है, कि बीजेपी ने जिस तरीके से राजनीति, ये कहा जाता था भारत के तमाम राज्यों में या जैसे यूपी में कि कांग्रेस गई जनता दल आई, जनता दल गई आई तो बीजेपी आई, बीजेपी गई तो सपा बसपा का अलायंस आया, फिर बसपा आ गई, फिर सपा आ गई। लोग कहते थे कुछ बदलता नहीं है, सब कुछ वही रहता है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में हुआ है, उन्होंने राजनीति का गोल पोस्ट बदला है, सत्ता का लक्ष्य बदला है। सत्ता में रह करके केवल हमें सत्ता में बने रह करके आराम नहीं करना है, देश को बदलना है, देश को ट्रांसफॉर्म करना है। तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश में जो नेहरू के समय की जो भ्रष्टाचारी समाजवादी व्यवस्था थी विकास की, जिसमें खाली पैसा तो खूब आता था, लेकिन वो जाता था नेताओं, अफसरों और कर्मचारियों की जेब में, वो जिस तरीके से बदला है, उसका असर अब तमाम राज्यों में दिखाई पड़ने लगा है। और वो परिवर्तन है डिलीवरी। जैसे एक ही आंकड़ा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पिछले 9 सालों में देश भर की जनता के खातों में 48 लाख करोड़ रुपए गया है।
तो जी ये जी सब जी चीजें जी। आई हैं, इससे जो है राजनीति में धरातल पे बदलाव हो रहा है। जिस तरीके से मनरेगा में लाखों करोड़ रुपए खा लिए गए, कोई हिसाब नहीं मिला, अब सरकार ने उसको जो है विकसित भारत जी ग्रामीण नाम से जो नया अभी जो बिल पास हुआ है लोकसभा में, अब कांग्रेस उसके खिलाफ हल्ला मचा रही है कि साहब ये तो बीजेपी को भट्ट साहब, महात्मा गांधी के नाम से चिढ़ है, ये सब है। तो ये सब चीजें जो बदल रही हैं, ये हमको दिखाई पड़ रही हैं। नगर निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में बीजेपी जीत रही है, कोई चमत्कार नहीं कर रही है। बीजेपी अगर जीत रही है तो उसके हमें जो ठोस इलेक्टोरल रीजन है, जो ग्राउंड रियलिटी पे जो परिवर्तन आ रहा है, अब उद्धव ठाकरे को ये बताना चाहिए कि आज की तारीख में 2026 में तमिल नेता जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं तमिलनाडु के, अन्नामलाई, उनके नाम से इतनी अभद्र टिप्पणी क्यों की जा रही है? अन्नामलाई को रसमलाई कहा जा रहा है। तब और जो 67-68 में जो बाल ठाकरे का नारा था कि लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, आज उसको 60 साल बाद ये नारा क्यों दोहराया जा रहा है? तो क्या उनको ये नहीं मालूम था कि अब जो ग्राउंड रियलिटी बदल चुकी है? दूसरी बात, बंबई में जो 40% मराठा वोटर है, उसके अकेले नेता जो है उद्धव ठाकरे नहीं है। बीजेपी भी मराठा की पार्टी है, राष्ट्रवादी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की वो भी मराठा की पार्टी है। कांग्रेस का भी मराठा वोट आधार रहा है, तो वो अकेले मराठा नेता नहीं है। तो तमाम सारे मिथ जो है जो मिथक शिवसेना को लेके बने हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे ने हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, 2025 में 2024 में इन लोगों ने उत्तर भारतीयों पे हमले बहुत किए हैं, बेवजह उनको मारा है, उनको ह्यूमिलिएट किया है और हिंसा की है। तो ये क्यों जी किया जी। था? तो ये सारी बातें हैं कि अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना की गुंडागर्दी का युग बंबई से अब लगता है सदैव के लिए समाप्त हो गया। बाबा जी, दोनों भाई 20 साल बाद साथ साथ आए। आए, क्यों आए? अब क्या जरूरत पड़ गई? दूसरी बात यह है कि आते ही राज ठाकरे ने फिर गर्दन टेढ़ी कर ली। किसी की टांग तोड़ने की बात कर रहे थे, किसी की लुंगी खोल करके पुंगी बजाने की बात कर रहे थे। ये क्या अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि चीजें बदल चुकी हैं? ये 90 का दशक नहीं है जब बाल ठाकरे कुछ कह देते थे और लोग उसका बुरा नहीं मानते थे या वो बर्दाश्त कर लेते थे लोग। इनको क्यों बर्दाश्त करेंगे? या इस तरह की बदतमीजी कौन बर्दाश्त कर रहा है आज की तारीख में? तो ये समझ नहीं पा रहे हैं या अभी भी 90 के दशक की राजनीति ही कर रहे हैं, उसी खुशफहमी में जी रहे हैं और अल्टीमेटली लोगों ने अब एक तरीके से इनको उठा करके बाहर फेंकना शुरू कर दिया कि आप नहीं सुधरोगे तो फिर ताकत तो हमारे ही हाथ में है। सर, वो जब राजेश खन्ना का सुपर स्टारडम था ना, तो वो शाम को 4 बजे आते थे सेट पे, फिर उनका वो स्टारडम चला गया और बहुत साल तक उनको समझ में ही नहीं आया कि उनका स्टारडम चला गया। और जिस दिन समझ में आया उस दिन डिप्रेशन में चले गए। सर, ये एक तो पहली बात, उद्धव ठाकरे को तो मैं राजनीतिज्ञ मानता ही नहीं। वो तो राजनीति में थे ही नहीं जब उनको लगा कि उनका चचेरा भाई जो है राज ठाकरे को कहीं विरासत न मिल जाए तो आनन फानन में वो राजनीति में आए। उनको राजनीतिक समझ नाम की चीज ही नहीं है। तो अच्छा, उनको एक बात और, भाई लड़का हमारा फेल हो गया। बोले ये लड़का तो दिन रात पढ़ाई करता था, फिर कैसे फेल हो गया? अरे भैया, लड़का तुम्हारा दिन रात हिस्ट्री पढ़ता था, क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री में से आ रहा है। आज तक उद्धव ठाकरे को सर यही पता नहीं लगा कि चुनाव हारे क्यों है या मिट्टी पलीद हुई क्यों है। सर, जब अभी भी मुसलमानों से माफी मांगते फिर रहे हैं। हाँ, अब
मराठा मानुस की राजनीति कर रहे हैं मुंबई में। अभी भी सर, जो राज ठाकरे के सामने गिड़गिड़ाए थे ना, एकनाथ शिंदे के सामने गिड़गिड़ाना था, मोदी के सामने पैर पकड़ना था कि मुझसे गलती हो गई, और इनसे भी मत माफी मांगते। जो अपना कोर वोटर था ना, हिंदूवादी शिव सैनिक, उसके पैरों में नाक रगड़नी थी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे वापस अपनी शरण में लो, मैं आपका सेवक बन के रहूंगा, मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। आज भी जाके मुसलमानों तो माफी मांग रहे हैं 92 की घटनाओं के लिए। आज तक इस आदमी को अकल नहीं आई कि रिवाइवल होगा कैसे। अरे भैया, जो तुम्हारा कोर हिंदू वोटर था उसको ले गए भाजपा वाले और एकनाथ शिंदे। उसको जब तक वापस नहीं लाओगे, ऐसी तरह मिट्टी पलीद होगी और राजनीति एकदम खत्म हो जाएगी। और सर, अब वो जमाने गए जब लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ और इस टाइप के घटिया ओछी थर्ड क्लास चिचली बातें चला करती थी। सर, सोशल मीडिया का जमाना है। इतना सा लड़का, गांव की औरतें भी आज वेल इन्फॉर्म्ड हैं। दिन रात वो भी यूट्यूब देखती हैं, दिन रात उनके घर में भी न्यूज चलती है। और नई पीढ़ी सर पढ़ी लिखी है। आज की जो बहुएं हैं ना, वो पढ़ी लिखी हैं, सब गांव की बता रहा हूं मैं। वो भी अब विकास की बात करती हैं। उनको भी अब सत्ता में भागीदारी चाहिए। उनको भी अब चाहिए कि सरकार ने हमको क्या दिया, सरकार ने हमारे पास कौन सी सिविक एमिनिटीज सुधारी। 3 एग्जिट पोल आए हैं, एक्सिस माई इंडिया, जेवीसी और जनमत। एक्सिस माई इंडिया का कहना है कि बीजेपी और उनके सहयोगियों को 150 सीटें मिल सकती हैं। मुंबई की बात हो रही है ये। शिवसेना, यूबीटी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला जो इनका गठबंधन, दोनों भाइयों का ही है और तो कोई इनके साथ है नहीं, इनको 60 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस अलग से लड़ रही है, 12 सीटें मिल सकती है, अन्य को 5 मिल सकती है। जेवीसी का कहना है कि 138 बीजेपी के गठबंधन को, 59 उद्धव सेना को, 23 कांग्रेस को, 7 अन्य को। जनमत का कहना है कि 138 बीजेपी गठबंधन को, 62 उद्धव सेना को, 20 कांग्रेस को और 7 अन्य को मिल सकती है। वीरेंद्र जी, आपको जाना भी है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं जी कि अब ले दे करके बीएमसी से उम्मीद बची थी इस बचे खुचे मातोश्री परिवार की, वहीं से इनकी पार्टी चलनी थी, वहीं से इनका दाना पानी पूरा होना था, वहीं से इनको खोके मिलते रहे हैं। खोके शब्द का प्रयोग करते हैं ये लोग कि जी कितने खोके मिले, कहां से आए, क्या हुआ। तो अब खोके कहां से आएंगे जब बीएमसी देखिए, शिवसेना का पिछले 30 सालों का इतिहास देखें तो शिवसेना की पार्टी की रीढ़ है मुंबई बृहन नगर पालिका। और अगर यहाँ पे जो है ये अगर एक डिसाइसिव रोल अगर शिवसेना के पास नहीं होगा तो ये शिवसेना के पास बहुत बड़ा झटका होगा। और शिवसेना के जो भी 50, 60 या 62, 68 सीटें आने का जो प्रोजेक्शन बताया गया है, अपनी इस स्ट्रेंथ को बचाए रखना अगले 5 सालों में शिवसेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। क्योंकि अब जो है, एक बार एक पार्टी का अगर वैचारिक आधार बिखर जाता है, एक पार्टी अगर अपना वैचारिक आधार छोड़ देती है, जैसे कांग्रेस ने जो है, ये एक जमाने में मध्यमार्गी राष्ट्रवादी पार्टी थी, तो कांग्रेस ने अब देश की जो मध्यमार्गी राष्ट्रवादी जो पॉलिटिकल स्पेस थी उसको पूरी तरीके से वेकेट कर दिया है। तो अब वहां पे बीजेपी पूरी तरीके से उस पर काबिज हो चुकी है। तो उसी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में न केवल हिंदुत्ववादी जो पॉलिटिकल स्पेस थी, अब तो मराठी स्पेस को भी शिवसेना ने
वेकेट कर दिया है, जैसे बाबा जी कह रहे थे कि मुसलमानों से माफी मांगते घूम रहे हैं, तो शिवसेना ने पिछले 2 सालों में या लोकसभा चुनाव के बाद मराठी स्पेस को भी रिक्लेम करने के लिए कोई भी प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। तो अब जो है शिवसेना के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तो सदैव के लिए समाप्ति हो गया है। इस स्ट्रेंथ को बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है जी। और मैं दर्शकों को एक सूचना दे दूं, कल 3 बजे लाइव करेंगे हम बीएमसी और महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव पर। बहुत ओर से कर रहेंगे, संजय दीक्षित रहेंगे, बाबा रामदास जी रहेंगे, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। 3 बजे हम लोग लाइव करेंगे। बाबा जी अब ये बताइए, ये जो लगातार महाराष्ट्र से सूचनाएं आ रही हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, लोगों का रुझान आ रहा है, और इससे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, दिल्ली का चुनाव, बिहार के चुनाव नतीजे, ये सब क्या बता रहे हैं? और इसका इम्पैक्ट जो ये रिजल्ट आने वाला है मुंबई का और 29 नगर निगमों का, इसका इम्पैक्ट हम क्या बंगाल में देखेंगे? सर देखिए, बंगाल की कहानी ना ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आज मैंने अपना लाइव शो भी बंगाल पे किया है और आज मैं सारा दिन बंगाल से सूचनाएं एकत्रित करता रहा। सर बंगाल का जो पजल है ना, उसे बीजेपी क्रैक नहीं कर पा रही है। बंगाल के पब्लिक की जो साइकी है और सोच है वो बाकी हिंदुस्तान से मेल नहीं खाती। बंगाल के मुद्दे अलग हैं, बंगाल के लोगों में जो पेनिट्रेशन है वो बीजेपी और बंगाल की जो लोकल लीडरशिप है वो अभी बंगाल की जनता के मन को समझ नहीं पाई है। और बंगाल इतना आसान नहीं होने जा रहा है जितना आसानी से इन्होंने बिहार या महाराष्ट्र जीत लिया ना सर। बंगाल में बहुत कांटे की लड़ाई अभी भी है, अभी भी। और बंगाल कोई केक वॉक नहीं है। बीजेपी को एज जरूर है, परंतु ममता एक एक वोट के लिए लड़ेगी। अभी भी ममता का जो कैडर है सर, संगठन के मामले में ममता भाजपा से मीलों आगे है, मीलों। इसलिए अच्छा ये बल्कि ये जो हाई कोर्ट पर अटैक, ईडी पर अटैक और ये सारा कुछ आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, इससे ममता का कैडर और वोटर बल्कि उल्टा एनर्जाइज हुआ है। ये उनके लिए बड़ा पॉजिटिव। बंगाल की जनता को ममता ने ये मैसेज दिया है कि मैं तो न तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझती हूं, न तुम्हारे हाई कोर्ट को कुछ समझती हूं, न मैं तुम्हारे ईडी और सीबीआई को कुछ समझती हूं, मोदी और अमित शाह को तो मैं कुछ मानती ही नहीं। अच्छा सर, मेरी एक और बड़ा मुझे गलतफहमी थी कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे मोदी तो हम भाजपा आराम से बंगाल जीत जाएगी। नहीं सर, उसमें भी संशय है। अगर सचमुच जीतने वाले होते तो लगा देते। मुझे आज कई लोगों ने बंगाल में बताया कि आप लगा के देख लीजिए राष्ट्रपति शासन, तब भी आप हारेंगे। तो सर बंगाल बड़ा डाइसी है। बंगाल को अभी बंगाल पे कोई इतनी जल्दी राय बनाने जल्दीबाजी हो जाएगी। हाँ, बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है वो निश्चित रूप से बहुत कारगर है, काम करना जानती है, दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु बंगाल इतना आसान नहीं होने जा रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास जी, वीरेंद्रनाथ भट्ट साहब का भी और दर्शकों का भी जो इतनी संख्या में जुटे। और दर्शकों से ये निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें। इसके अलावा वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और 3 बजे कल जब रिजल्ट लगभग आ चुके होंगे या रुझान तो ट्रेंड तो सेट हो ही चुका होगा, तो 3 बजे लाइव करेंगे। बहुत और से कर रहेंगे, संजय दीक्षित रहेंगे, बाबा रामदास जी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।